इवेंट्स करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 28 और 29 यानी 28 और 29 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल करंट इवेंट्स की संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों दिनों के जो करंट इवेंट है उनको मिक्स कर दिया है, ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए और एक दो इवेंट रहती है तो डिस्कशन करने के लिए ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। तो आज के इस सेशन में हम देखते हैं कि दोनों दिनों में क्या हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट करंट इवेंट रही हैं, उसको हम यूपीएससी सिलेबस के साथ में लिंक करेंगे और देखेंगे कि उनको कहाँ कहाँ हम हमारे आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है गूगल जो है अभी भूकंप को लेके भारत में भी एक चेतावनी सेवा शुरू करने वाला है। ये जो सेवा होगी वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स जो हैं उनके मोबाइल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो टॉपिक है आपका जो आपदा प्रबंधन टॉपिक है जीएस पेपर 3 का, जो जिसमें आपदा प्रबंधन को लेके एक अलग से टॉपिक मेंशन है, ये वहाँ से लिंक होगा। साथ ही जब हम जियोग्राफी में बात करते हैं कि भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो वहाँ पे भी अगर प्रयास के बारे में पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन में आप इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि आपदा प्रबंधन को किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि भूकंप इस तरीके से जैसे अभी शुरू किया गया है कि किया जा रहा है कि गूगल जो है वो अभी सेवा प्रदान करेगा, जो कि जो आपदा प्रबंधन है उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि जो जनता है वो पहले से अवेयर होगी तो वो उसी तरीके से जनहानि जो है, क्षति जो होती है वो कम होती है, क्योंकि अवेयर होने से जैसे ही अलर्ट हो जाती है अगर पब्लिक, तो जनहानि होने की गुंजाइश कम हो जाती है। अब ये न्यूज़ है जो सिर्फ भूकंप को लेके। अब आपसे अगर पूछा जाए कुछ सुझाव, जैसे कि बाढ़ को लेके कुछ सुझाव पूछे जाएं, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जिस तरीके से गूगल ने अभी भूकंप के लिए चेतावनी शुरू की है, उसी तरीके से बाढ़ के लिए भी इस तरीके से हो सकता है, कोई ऐप लॉन्च किया जा सकता है या एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा चेतावनी दी जा सकती है। तो ये एक न्यूज़ है, लेकिन इसका यूज़ आप मल्टीपल एस्पेक्ट में कर सकते हैं। न्यूज़ क्या है कि गूगल भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करेगा। यह प्रणाली भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन में मौजूद जो सेंसर है उनका उपयोग करेगी, और इसके द्वारा फिर क्या होगा कि आपको एक मैसेज या कुछ भी बीप का साउंड कुछ भी आ सकता है, जिसके द्वारा आप अलर्ट हो जाएंगे। और गूगल द्वारा करना एक पहुंच को ज़्यादा विस्तार देगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अभी ये लॉन्च नहीं हुई है सेवा, तो जब भी सेवा शुरू होगी, अभी आप इसको सुझाव के तौर पे लिख सकते हैं, जब सेवा आ जाएगी तो सरकारी प्रयास के तौर पे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है विलफुल डिफ़ॉल्टर को लेके। अभी जो आरबीआई है उसने विलफुल डिफ़ॉल्टर जो होते हैं उनको लेके कुछ सख्त कदम उठाए हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होते हैं? तो ये लोग वे होते हैं जो जानबूझकर अपने कर्ज की अदायगी नहीं करते बैंकों को। उन्होंने लोन लिया, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है जो मेंशन है एक्ट्स वगैरह में कि आपको इतने समय में आपका लोन पे करना है, वापस रिटर्न करना है उसका पेमेंट। लेकिन ये जो लोग होते हैं वो जानबूझकर, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कर्ज चुका नहीं सकते वापस, या उसका जो पैसा है बैंक को वापस रिटर्न नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। इनकी कैपेसिटी भी है, इकोनॉमिक कंडीशन भी है, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया जाता है इनके द्वारा। उनको बोला जाता है विलफुल डिफॉल्टर। ये तो हमारे आम भाषा में एक्ट के में एक अलग डेफिनेशन के थ्रू इसको मेंशन किया गया है, कितने दिनों बाद हम इसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं उसको आगे देखेंगे। अभी जो बात हुई है उसमें आरबीआई ने सख्ती बढ़ा के कहा है कि परिसंपत्तियों को जब्त करने के साथ ही वित्तीय संस्थानों को कर्जदाता की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। अभी जो आरबीआई है उसने कहा है कि जो भी इस तरीके से लोन लेते हैं और वो मान लो पे नहीं कर रहे, रिटर्न नहीं कर रहे, तो उनकी जानकारी जो है वो सार्वजनिक करनी होगी।
और ये जो है सभी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को निर्देश दिया है कि अगर किसी ग्राहक की परिसंपत्ति को कर्ज नहीं चुकाने की वजह से सरफेसी एक्ट के तहत अगर जब्त किया जाता है तो उसकी सारी जानकारी हर हालत में सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि जो है उसके बारे में सबको पता चले और कहीं और वो जाके किसी अदर बैंक से वो चीज़ नहीं उठा सके, या फिर अलग जगह पे कुछ अलग तरीके से पैसे का जुगाड़ करके और उस चीज़ को गलत वे में प्रेजेंट नहीं कर सके। ये स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय बैंक की तरफ से निगमित हर बैंक या परिसंपत्तियों, कर्ज लेने वाले ग्राहक, उसकी गारंटी देने वाला व्यक्ति, मतलब इसमें जो गारंटी जो देगा उसको भी इसमें शामिल किया गया है, और ग्राहक को गारंटी देने वाले व्यक्ति का पता, बकाया राशि, उसकी कर्ज की स्थिति, ये सब मेंशन करना होगा। और यही जानकारी सार्वजनिक के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी साझा करनी होगी। अब जब वह जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले ग्राहकों यानी कि विलफुल डिफॉल्टर की परिभाषा को ज़्यादा व्यापक बनाने की भी प्रक्रिया कर रही है कि उसके दायरे में ज़्यादा लोगों को कैसे लाया जाए। इसमें आरबीआई ने साफ कहा है कि वह 25 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज नहीं लौटाने वाले ग्राहकों के कर्ज खाते को एनपीए घोषित होने के 6 माह में विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकेगा। मतलब अभी ये ड्राफ्ट है कि वो विलफुल डिफॉल्टर जो है उसका जो दायरा है वो का विस्तार करेगी। अभी उसने ऐसा किया नहीं है, लेकिन ऐसा उनका एक ड्राफ्ट बनाया उन्होंने कि हम अब विलफुल डिफॉल्टर जो है उनका दायरा बढ़ाएं, ताकि जो हमारा एनपीए है, नॉन प्रॉफिट एसेट्स जो हैं उनको लेके हम एक उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। तो यहाँ पे जो है वो इसी के बारे में है कि अगर 25 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज नहीं लौटाया तो ऐसे जो ग्राहक होंगे उनको 6 माह में के बाद विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और नया नियम ये भी लाने वाले हैं ये कि जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों को दूसरे बैंक या वित्तीय संस्थान भी कर्ज नहीं दें। ऐसा भी ये एक लाने वाले हैं एक इस नियम के थ्रू कि ऐसा हो सके। ये सब जो कवायद की जाती हैं या ये सब जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एनपीए के स्तर को कम करने के लिए हैं। जो एनपीए है वो हमारी बैंकिंग सिस्टम को बहुत कमज़ोर कर देता है, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो इस बात पे चलते हैं कि आपने पेमेंट कुछ बचत आपकी जमा कराई, उसको उनने लोन पे दिया, उससे इंटरेस्ट से उनका प्रॉफिट होता है, फिर जब लोन चुकाएंगे फिर एक वो सर्कल है कि फिर जो आप लोन चुकाएंगे उससे फिर रोटेशन बनेगा, फिर किसी को लोन जाएगा, फिर उस लोन से इंटरेस्ट आएगा, ऐसे करके एक रोटेशन होता है। लेकिन अगर ये रोटेशन टूटने लगे, सपोज दैट कि मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक ने किसी थर्ड पार्टी को दिया, थर्ड पार्टी से वो उतने टाइम में रिटर्न आना था, लेकिन न तो इंटरेस्ट आ रहा है न पेमेंट आ रहा है, अब उसका काम जाम हो गया, अब वो आगे पैसा रोटेट नहीं कर सकता है, और आगे वो रोटेट नहीं कर सकता है, उसका प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो जिसने अपनी सेविंग वहाँ जमा कराई थी उसको इंटरेस्ट भी तो देना है, तो वो कैसे देगा। इसलिए एनपीए जो है, और अगर ऐसा ये पूरा सिस्टम बंद हो गया तो आप समझो तो एक व्यक्ति की बात है, अगर ये रोटेशन पूरा जाम हो गया ना तो आप किसी भी व्यक्ति को लोन दे पाएंगे, ना बचत रख के आप किसी को इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो आप बचत को भी प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो मनी सर्कुलेशन जो है वो पूरा इफेक्टेड हो जाएगा, और मनी सर्कुलेशन इफेक्ट होना फिर मौद्रिक नीति पे इफेक्ट डालेगा। जो हमारी मुद्रास्फीति है उसका हाल आप समझ सकते हैं, अविस्फीति का आप हाल समझ सकते हैं, तो ये पूरा फिर इकोनॉमिक साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए एनपीए को ये कंट्रोल में करने की कोशिश होती है। जो 2023 के आंकड़े हैं, मार्च 2023 के, वो बताते हैं कि सरकारी बैंक में एनपीए का स्तर 3.1% पर आ गया था, जो पिछले एक दशक का सबसे न्यूनतम है। इससे पहले 2018 में 11.8% था। अब हम सोच ही सकते हैं कि कितने कम टाइम में हम 3.1% पे आ गए हैं, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अभी ये चीज़ हो रही है। ये जो पूरा इवेंट है वो GS3 के भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसका कि एक सेगमेंट है बैंकिंग, उसके साथ में लिंक होगा। बैंकिंग अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग इनडायरेक्टली शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सतत विकास की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर। अभी हम देखते हैं ये कहा है नीति आयोग ने
ये जो टॉपिक लिंक होगा वो GS 2 में और 3 में जब हम PPP मॉडल पढ़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या हम जब निजी क्षेत्र को सहयोग लेने की बात करते हैं, वहाँ पे ये लिंक होता है कैसे हम निजी क्षेत्र का सहयोग लेके चीज़ों को कर सकते हैं। उसी में सतत विकास को लेके क्या किया जा सकता है उसके बारे में ये तो इसमें ये कहा गया है कि जो अर्थव्यवस्था के ऐसे काम जहाँ पे निजी क्षेत्रों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, वहाँ पे इनके रोल को हमको ले लेना चाहिए। निजी क्षेत्र देश में शोध एवं विकास गतिविधियों में अभी 40% का योगदान देते हैं। मतलब कि जो हमारा पूरा जो शोध और अनुसंधान या विकास गतिविधियां होती है उसमें 40% की भागीदारी इनकी है। लेकिन जो विश्व है या विकसित देश है वहाँ पे ये परसेंटेज जो है 70% है। तो अभी हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी गतिविधियां जैसे कि शोध और विकास की गतिविधियां हुई उसमें ये लोग आगे आएँ, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट होता है या इनके पास जो है पूंजी की कमी नहीं है, तो पूंजी की पूर्ति वहाँ से हो सकती है और हम अपना जो विकास है उसको एक नए आयाम पे ले जा सकते हैं। तो इनने कहा है कि इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए कि निवेश और इन सभी चीज़ों में आगे बढ़ा जा सके। ऐसे ही जो हम CSR देखते हैं उसमें भी उसकी सहायता से भी हम मदद ले सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जिसके तहत भी ये अपना योगदान देते भी हैं, अभी भी दे रहे हैं और उसको और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इनकी भूमिका जो है वो बढ़ सके विकास में। ये एक छोटी न्यूज़ थी लेकिन इसका दायरा विस्तृत है। आप सतत विकास की क्वेश्चन में इसको ऐड कर सकते हैं कि इनको लक्ष्यों को पाने के लिए हमको निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट जो एक एडिटोरियल है, खेती के बदलते आयाम, ये जनसत्ता का एक एडिटोरियल है जिसको आप पढ़ना। खेती कृषि के बारे में आपको एक जो नए एस्पेक्ट आ रहे हैं उभर के उनके बारे में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जल संकट और नदी जोड़ो योजना जो चलती है उनको लेके। अभी तक हमने जो नदी जोड़ो परियोजना है उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट सुनते हैं कि किस तरीके से सूखे से निपटा जा सकेगा, जहाँ पे पानी की कमी है हम वहाँ पे नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो जल संकट है उससे उबर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो अध्ययन है या एक रिपोर्ट आई है अभी, वो बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट में ये क्या कहती हैं, बाढ़ और सूखे की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए हमने ये योजना चलाई है, नदी जोड़ो योजना, जिससे लेकिन ये अध्ययन कह रहा है जो कि जर्नल जो आता है एक नेचर उसमें प्रकाशित हुआ है और ये एक शोध है, अनुसंधान किया गया है कि जो ये नदी जोड़ो परियोजना है इससे जल संकट और गहरा सकता है और मानसून की परिपाटी भी प्रभावित हो सकती है। मतलब मानसून का जो पैटर्न है वो भी इफेक्टेड हो सकता है और जो जल संकट है वो भी बढ़ सकता है। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि प्रस्तावित जो योजना है पूर्ण होने के बाद अंतर बेसिन जल स्थानांतरण जो पूरा जो बेसिन एरिया कवर करेगा जो नदी जोड़ो परियोजना है उसके तहत, वो स्थल और वायुमंडल का जो वाटर सर्कुलेशन होता है उसको बिगाड़ देगा। क्योंकि जहाँ पे अभी गर्म स्थल बन रहा है वहाँ पे अभी लो प्रेशर क्रिएट हो पाता है। फिर जब वाटर लेवल वहाँ पे पानी की पहुँच हो जाएगी उस तरीके से लो प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता है और इवेपोरेशन और पूरा सर्कुलेशन को ये प्रभावित करेगा। इससे वायु और समीर में नमी का स्तर प्रभावित हो सकता है। जितना ज़्यादा लो प्रेशर रहता है, गर्म हवा रहती है, तो नमी की ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी उसकी बढ़ती है और जब बढ़ेगी एक लेवल पहुंचने के बाद में वो आर्द्र होकर और जो वर्षा है वो होती हैं। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है इसको ये प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना में अति जल वाली नदी बेसिन से कम जल वाली नदी बेसिन में जलाशय और नहरों द्वारा जल का स्थानांतरण बिना जलीय मौसमी असर के विस्तृत समझ से किया जाएगा। इसमें एक और बताया कि स्थानांतरित पानी से सिंचित क्षेत्र बढ़ने से पहले ही पानी की कमी का सामना कर रहे इलाकों में सितंबर में होने वाली बारिश में करीब 12% तक कमी आ सकती है। इन्हें इतना तक बताया जो सितंबर में बारिश होती है उसकी कमी हो सकती है। ये जो टॉपिक है वो GS पेपर 1 के साथ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखेगा कि जो जल संकट का टॉपिक पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, उसमें आप लिख सकते हैं कि हम नदी जोड़ो परियोजना के हमको नेगेटिव आयाम पे भी ध्यान देके और उसको सोल्व करना चाहिए।
फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन की अभी डेथ हो गई है, तो उनको आपको हरित क्रांति के ऊपर अपना एक नोट कंप्लीट कर लेना चाहिए। और MS स्वामीनाथन जो हैं उनके बारे में भी एक शॉर्ट में जान लेना चाहिए कि वो उनका योगदान कहाँ कहाँ है, हमने क्या क्या किया, इनको कौन से अवार्ड मिले, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और हरित क्रांति के पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट आपको कवर करके रखना है। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट टॉपिक है उग्रवाद को लेके। जो मणिपुर में अभी जो है वो उग्रवाद हम देख रहे हैं कि बहुत फैलता जा रहा है। अब जो मणिपुर की जो हिंसा है उसका एक आयाम आपको इसी तरीके से तैयार करना है उग्रवाद को लेके। और ये जो टॉपिक है उग्रवाद वो आपके GS पेपर 3 के साथ में आंतरिक सुरक्षा का जो टॉपिक है उसमें मेंशन है विकास व फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, उसके साथ में ये लिंक होगा। और ये मणिपुर हिंसा का आप एक एग्जाम्पल दे पाएंगे सिर्फ जब उग्रवाद का टॉपिक आएगा। मतलब मेन टॉपिक आपका हो गया उग्रवाद, उसका एक सब टॉपिक में आप उसका एक हिस्सा जहाँ से ये लिंक होता है वो है मणिपुर की हिंसा। तो उग्रवाद टॉपिक के बारे में आपको सारे आयामों को कंप्लीट करना है। सबसे पहले बेसिक चीज करनी है कंप्लीट, उग्रवाद होता क्या है, आतंकवाद और उग्रवाद दोनों में डिफरेंस क्या है, बारीक सा माइनर डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से चुनौती देते हैं, कहाँ कहाँ भारत में उग्रवाद संभावित क्षेत्र हैं, क्यों फैलता है, कारण क्या है, इसके प्रयास क्या किए जा रहे हैं, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इन सभी आयामों पे आपको अपनी तैयारी करनी है ताकि जब आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक आएगा तो वहाँ पे आप अभी इस इवेंट को रिलेवेंसी दे सकेंगे वहाँ पे। इसलिए आपको बेसिक पहले कवर कर लेना है। फिर नेक्स्ट है टेक कंपनियां और साइबर अपराध। यहाँ एक मैंने एडिटोरियल मेंशन किया है आपको टेक कंपनी और साइबर अपराध को लेके। तो इसमें ये जो टॉपिक है वो है टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करना क्यों जरूरी है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ के में महादेव ऐप के बारे में बताया गया है, ऐसे पंचनेत्री गठबंधन, फिर चुनाव में जीतने के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। और ये जो टॉपिक है ना आपके साइबर अपराध और जो हम देखते हैं कि सोशल साइट्स और इनका जो मिसयूज है उस वाले टॉपिक के साथ में GS पेपर 3 में लिंक होगा। तो आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपको मेंशन हो जाए, क्लियरली पता चलेगी। और यहाँ पे बहुत सारे डेटाज दिए हुए हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो आप यहाँ से अपने लिए इम्पोर्टेंट डेटा को कलेक्ट कर लेना। और जो ये ऐप कुछ नाम दिए हुए ना, जैसे छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के नाम से 5,000 करोड़ की सट्टेबाजी हुई है, इनको आप अपने जो एग्ज़ाम आंसर होते हैं उसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। तो इनको एक अलग जगह पे नोट कर लेना और याद कर लेना, ताकि आप कहीं पे साइबर या ये जो सोशल साइट्स होती है इनके बारे में आप जब लिखें कि अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है वहाँ इनका नाम मेंशन कर सकें। तो ये सारी आज की इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थी 2 दिनों की, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट जो करंट इवेंट का सेशन होगा उसमें हम 13 सितंबर के करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करते रहिए, इन सेशंस को कंटिन्यू देखिए और आंसर राइटिंग जो है वो कंटिन्यू आपको करते रहना है। और यहाँ सेशन में जितनी भी न्यूज़ आप सुनते हैं उनको रिवाइज करना है और अपने आंसर में यूज़ करने की कोशिश करना है। जब तक आप उसको यूज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब आप आंसर राइटिंग करने वाले होंगे मेंस एग्ज़ाम में, तब आपको ये कॉन्सेप्ट या ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो दिमाग में नहीं आएगी जब तक कि आप अभी से यूज़ नहीं करेंगे। और आप जब अभी यूज़ करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें याद भी होने लगेगी कि किसको कहाँ लिंक करना है। फिर आइडियाज़ आएंगे कि एक ही चीज़ को कितनी मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल चमकाते रहिए ताकि आप अपने गोल के करीब हो सकें। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।